हेलो बच्चों, जो लास्ट डे हमारा टॉपिक चल रहा था टीचिंग मेथड्स के बारे में, आज हम आगे उसी को लेकर चलेंगे जिसमें हम इंडक्टिव मेथड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जैसा कि बच्चों हमने लास्ट डे भी डिस्कस किया था कि इंडक्शन मेथड क्या होता है। इंडक्शन मीन्स टू इंड्यूस समथिंग, मतलब कुछ बनाना या कुछ जनरलाइज करना, उदाहरणों से कुछ जनरलाइज करना। तो इसमें क्या होता है, अध्यापक बच्चों के सामने कुछ एक एग्जाम्पल देता है, कुछ सिमिलर टाइप के एग्जाम्पल देता है और बच्चा क्या करता है, हमको अपने विवेक से, अपने पूर्व ज्ञान जो नॉलेज है उसके आधार पर और अपने मानसिक शक्तियों के आधार पर क्या करता है, उसको जनरलाइज करने की क्या करता है, कोशिश करता है। मतलब कहने का है कि जो इंडक्शन मेथड है उसमें हम एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलते हैं या स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। मतलब कहने का है कि इस मेथड में हम सबसे पहले बच्चों को कुछ उदाहरण देंगे, कुछ एक जैसे उदाहरण देंगे जिसको देख करके बच्चा क्या करेगा, सूत्र बनाएगा, रूल्स बनाएगा या फिर स्पेसिफिक टू जनरल, मतलब विशिष्ट से सामान्य की तरफ कुछ विशिष्ट उदाहरण देंगे बच्चों को हम, जिसको बच्चा क्या करेगा, उसका सामान्यीकरण करेगा और उसकी मतलब हम कह सकते हैं वो जनरलाइजेशन करेगा। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, मतलब सिंपल हम इनमें एग्जाम्पल देते हैं बच्चों को और फिर प्रोसीड करते हैं कॉम्प्लेक्स नेचर की तरफ। नेक्स्ट आता है इसके स्टेप्स क्या है, स्टेप्स ऑफ इंडक्शन। नंबर 1 स्टेप आता है इसका प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। सेकंड है इसकी ऑब्जर्वेशन। तीसरा इसका जनरलाइजेशन एंड नेक्स्ट है इसका वेरिफिकेशन। मतलब क्या है, जो इसके स्टेप्स हैं इंडक्टिव मेथड के वो इस तरह से हैं। सबसे पहला है प्रेजेंटेशन, मतलब प्रेजेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एग्जाम्पल, कुछ विशिष्ट उदाहरणों का क्या करता है अध्यापक बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। फिर आता है इसका ऑब्जर्वेशन, मतलब उन उदाहरणों को क्या करता है बच्चा, उनका अवलोकन करता है, उनको ऑब्जर्व करता है माइन्यूटली। और फिर जनरलाइजेशन की तरफ बढ़ता है थर्ड स्टेप में, मतलब अध्यापक की सहायता से उसको क्या करता है बच्चा, जनरलाइज करता है, उसका सामान्यीकरण करता है, उसका नियमीकरण करता है। और फिर लास्ट वाला स्टेप आता है इसमें, वो है वेरिफिकेशन, मतलब जो जनरलाइजेशन की हमने उसकी क्या करता है बच्चा फिर फर्दर वेरीफाई करता है फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ एग्जाम्पल। तो ये इसके क्या है, बेसिक 4 स्टेप है इंडक्शन की, मतलब हाउ इंडक्शन विल बी प्रोसीड। फिर आता है बच्चों हमारा नेक्स्ट की इंडक्शन को हम मैथमेटिक्स में कैसे यूज करेंगे। देखो बच्चों, मैथमेटिक्स के जितने भी ज्यादा फार्मूलाज हैं, सूत्र हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, इंडक्शन पर ही आधारित हैं, या मतलब इंडक्शन के थ्रू ही बनाए गए हैं। और साइंस और मैथ में दोनों सब्जेक्ट में इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है इस मेथड का, मतलब इंड्यूस द फार्मूलाज। तो सबसे पहले जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैथ की बात करते हैं हम, ठीक है ना, जैसे मान लो हमने फाइंड आउट करना है sum of angle of triangles is 180, ठीक है ना। ये sum of rectangle is 360 डिग्री। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम आगमन विधि से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, बच्चों के सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल देंगे। मतलब मान लो बच्चों के सामने हम 3-4 ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है ना, कोई आइसोसेल होगी, कोई रेक्टेंगल होगी, इस तरह से, मतलब ठीक है। तो इस तरह के हम बच्चों के सामने कुछ रेक्टेंगल देंगे, कुछ छोटी होगी, कोई बड़ी होगी। तो फिर हम कहेंगे कि बच्चों को कि इसके जो एंगल्स हैं, ठीक है ना, इसके एंगल्स हैं A, B, C, इनको नापो, D से इनको नापो। तो बच्चे जब कैलकुलेट करेंगे, इनका सम करेंगे, तो देखेंगे कि सभी एंगल्स का रिजल्ट है वो क्या है, 180 डिग्री है। इसका भी 180 डिग्री है, इसका भी 180 डिग्री है, इसका भी 180 डिग्री है। तो ऐसे ही अगर हम चतुर्भुजों की बात करते हैं, रेक्टेंगल की बात करते हैं, मान लो हमारे पास वर्ग है, कोई आयताकार चतुर्भुज है, ठीक है,
या मतलब मान लो कोई छोटी है कोई बड़ी है, तो इस तरह की चतुर्भुज हैं उनका भी हम कहेंगे कि बच्चों को कि इनके एंगल्स को नापो, कि इनके एंगल्स कितने हैं, एंगल्स का माप क्या है इनका। तो जब बच्चा उनको काउंट करेगा डी से तो क्या होगा, सभी का जोड़ क्या आएगा 360 डिग्री ही आता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सामान्यकरण हो गया, जनरलाइजेशन हो गया। आगमन विधि से हम सिद्ध कर सकते हैं या ये फॉर्मूला बन गया कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री और सम ऑफ द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल इज 360 डिग्री। तो ये क्या है, हमारे पास फॉर्मूला फिर बन जाता है। और भी हमारे पास एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला जो है हमारे पास प्रिंसिपल इंटू रेट, ठीक है ना, इंटू टाइम ओवर 100 मतलब सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, या मतलब सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है मूलधन गुना ब्याज गुना दर बटे 100 ये कैसे बना है। तो ये भी क्या है, इंडक्शन मेथड से हम इसको इंड्यूस कर सकते हैं, इसको बाई यूनिटरी मेथड, बाई यूनिटरी मेथड से इसको हम फॉर्मूले को बना सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 4 वर्ष के लिए 5% की दर से 1000 रुपये पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ठीक है ना। मान लो ये एग्जाम्पल लिया हमने, तो हम इसको यूनिटरी मेथड से करेंगे, ठीक है ना। मतलब यूनिटरी मेथड से कैसे करेंगे, हम परसेंट को लेके चलेंगे हम, मतलब 100 रुपये पर ब्याज एक वर्ष के लिए कितना है हमारे पास 5 रुपये है, ठीक है। 1 रुपये पर ब्याज एक वर्ष के लिए कितना आएगा 5/100 रुपये आएगा। और फिर 1 रुपये पर आ गया, ठीक है। फिर हमने निकालना कितने पर, हमने 1000 रुपये पर निकालना है। तो 1000 रुपये पर एक वर्ष के लिए कितना आएगा हमारे पास 500 इंटू 1000। अब यहाँ एक वर्ष के लिए हमने कितने का निकालना है, 4 वर्ष के लिए, 4 सालों के लिए। तो 1000 रुपये पर 4 वर्षों के लिए ब्याज कितना आएगा हमारे पास 5 गुना 4। तो ये क्या बन गया हमारे पास, इससे ऐसे सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का। परंतु जब बच्चा ऐसे एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल बच्चों को हम कराएंगे तो फिर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या इससे जनरलाइज कर सकते हैं कि जो हमारा जो फॉर्मूला है तो हमारे पास रिजल्ट निकल गया है, उसमें 5 क्या था हमारे पास, रेट था, ये क्या था हमारे पास, टाइम था, ये क्या था हमारे पास, प्रिंसिपल वैल्यू थी। तो ये फार्मूला क्या बन जाता है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला बन जाता है। फिर क्या बन जाता है, रेट इंटू टाइम इंटू पी ओवर 100, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू इंटू रेट इंटू टाइम ओवर 100, तो क्या बन जाता है, सिंपल इंटरेस्ट का क्या बनता है, फार्मूला बन जाता है। मतलब ऐसे 3-4 एग्जाम्पल बच्चों को कराएंगे हम, उनको जनरलाइज करेगा बच्चा, इनको देखेगा इसमें 5 क्या था, रेट था, 1000 क्या था, प्रिंसिपल वैल्यू दी थी हमने, और 4 क्या था, टाइम पीरियड था। तो फिर इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बच्चों को बदल सिखा सकते हैं। और भी आते हैं हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्षेत्रफल निकालना हो, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो, ठीक है ना, कोई रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो। मान लो फाइंड आउट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल whose length is 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 4 सेंटीमीटर। मतलब किसी चतुर्भुज का एरिया निकालो जिसकी लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, बच्चों को वैसे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, परंतु हम ऐसे नहीं करेंगे, हम आगमन विधि से इसको रिड्यूस करेंगे, इसको बनाना सीखेंगे। तो बच्चों को हम पहले क्या बोलेंगे, बच्चों एक लाइन लगाओ 5 सेंटीमीटर की, ठीक है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाओ। मतलब या फिर एक रेक्टेंगल बनाओ 5/4 की, मतलब इसकी 4 क्या उसकी चौड़ाई हो और 5 क्या इसकी लंबाई हो। तो ये बन गई हमारे पास, क्या बन गई
5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबाई होगी इसकी, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर की होगी इसकी ब्रेथ होगी। फिर हम बोलेंगे बच्चों को कि बच्चों इसको 5 बराबर हिस्सों में बांटो, मतलब 5 सेंटीमीटर है तो हम क्या करेंगे, एक एक सेंटीमीटर का क्या करेंगे हम यहाँ पर इसकी 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 4 हिस्सों में बांटेंगे, 1 3 4, 1 2 3 4। फिर हम क्या करेंगे, इनको इधर भी वैसे लाएंगे, यहाँ भी वैसे बनाएंगे। फिर इनको हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ये जो लाइन है इनको ज्वाइन करके बच्चों को करने को कहेंगे, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, हम क्या बनेंगे, बॉक्स बन जाते हैं, मतलब कितने बॉक्स बन गए, 1 1, क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 बाई 1 का या मतलब 1 सेंटीमीटर का क्या बन गए, वर्ग बन जाता है। तो कितने वर्ग है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 20 हमारे पास क्या है, वर्ग हैं, ठीक है ना, मतलब ये क्या है, वर्ग बन गया। तो क्या आया है, ऐसे ही हम एक एग्जांपल और लेंगे, मान लो 4/3 का ले लिया हमने, 4 सेंटीमीटर बाई 3, ऐसे ही इसको भी हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है। हम कितने वर्ग है हमारे पास, 12 आते हैं, ठीक है, मतलब टोटल एरिया क्या हो गया, इनको अगर जोड़ देंगे, इनको वर्ग को काउंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाएगा। तो इसके कितने आए हमारे पास, 12 स्क्वायर आए हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो गया, अब इससे हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर हम इनको डायरेक्ट गुणा कर दें, अगर मान लो लेंथ और ब्रेथ को गुणा कर दें, मान लो 4/3 कर दें, तब भी हमारे पास क्या आता है, 12 आता है। और यहाँ पर 5 था हमारे पास, 5 और 4 को अगर गुणा कर दें तो क्या आता है, 20 आता है। तो मतलब कहने का है कि किसी भी रेक्टेंगल की अगर हमने एरिया निकालना है तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो क्या बन जाएगा, वो उसका एरिया बन जाता है, क्षेत्रफल उसका बन जाता है। तो क्या है, ये फॉर्मूला फिर बन जाता है। तो बच्चों को हम ऐसे रेक्टेंगल का एरिया निकालना सिखाएंगे इंडक्शन मेथड से, ठीक है ना। फिर आता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मान लो हमने पाई की वैल्यू, पाई कांस्टेंट होता है हमारे पास, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 3.14 एंड समथिंग होती है, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, पाई क्या होती है, किसी भी गोलाकार आकृति की, मान लो कोई वृत्त है हमारे पास, तो उसकी परिधि बटे क्या है इसका व्यास, मतलब सरकमफ्रेंस ओवर इसका डायमीटर। तो हम क्या कहेंगे, मतलब ये अनुपात क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, पाई के बराबर ये रहता है। किसी भी वृत्त का अगर मतलब मान लो हमने उसकी सरकमफ्रेंस और इसकी डायमीटर का अनुपात लिया, तो प्रोपोर्शन लिया, तो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है और किसके बराबर रहता है, पाई की वैल्यू के बराबर आता है। तो हम फिर क्या करेंगे, बच्चों को उदाहरण देंगे, कोई छोटा वृत्त बनाएंगे, कोई बड़ा वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना, मतलब डिफरेंट साइज के हम क्या करेंगे, सर्कल बच्चों को बनाने को कहेंगे। फिर हम कहेंगे कि उनके व्यास को नापो, ठीक है, जो सेंटर से होकर गुजरता है, ठीक है ना, इसको नापो फुट से, और इसकी जो परिधि है इसको नापो, कैसे नाप सकते हैं, इसको हम धागे से नाप सकते हैं, ठीक है, थ्रेड रख के, और इसको हम रख देंगे, थ्रेड से रख देंगे, तो उससे क्या आ जाएगी, इसकी परिधि की लंबाई आ जाती है। तो फिर हम कहेंगे कि अब क्या करो, इस काउंट करो, मतलब व्यास का जो लेंथ आई है, जो परिधि की जो लेंथ आई है, और जो व्यास है इसकी जो लेंथ आई है, ठीक है ना, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर आएगी, हमारे पास 3.4 के बराबर ही आती है हमेशा। तो ये क्या है, इंडक्शन है, मतलब इंड्यूस कर दिया हमने इस तरीके से कि पाई की वैल्यू हमेशा क्या होती है, परिधि बटे व्यास के बराबर होती है, और उसका अनुपात हमेशा किसके बराबर आता है, 3.14 के बराबर आता है। तो ये है बच्चों आगमन विधि। तो इस तरीके से हम कई तरह के जो फॉर्मूलाज हैं मैथमेटिक्स के, वो हम बनाना सीख सकते हैं। पहाड़े भी हम इस तरीके से बच्चों को सिखा सकते हैं, ठीक है। और जैसे अलजेब्रा में हमारे पास a + b का होल स्क्वायर, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + y, ठीक है, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना हो तो इसका आंसर कितना आता है हमारे पास, कितना आता है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, a +
2ab प्लस बी स्क्वेयर, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं होल स्क्वेयर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वेयर, तो इसके बाद होता है एक्स प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये क्या हमारे पास फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला कैसे बना हमारे पास, इसको हमने गुणा करके देखा था पहले, ठीक है। और फिर हमने क्या कह दिया कि मान लो फर्स्ट टर्म है हमारे पास प्लस सेकंड टर्म है, अगर हम उसका क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो किसके बराबर आता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। ये क्या है फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये सिद्धांत है अलजेब्रा का, जो ये अलजेब्रा का क्या है मतलब फॉर्मूला है कि पहली प्लस दूसरी टर्म का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर आता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। तो ये क्या है फॉर्मूला है। तो ये भी क्या करते हैं हम इंडक्शन विधि से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये मैथमेटिक्स की बात है। अगर हम मान लो साइंस की बात करते हैं तो कैसे इंडक्शन को फॉलो कर सकते हैं हम। इंडक्शन को हम ऐसे फॉलो कर सकते हैं, मान लो कि बच्चों को हमें सिखाना हो कि अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में या कोई एसिड डाल देते हैं, मान लो हम हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड डाल देते हैं, ठीक है, और फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं, HNO3 में डालते हैं, नाइट्रिक एसिड में। तो अगर हम मान लो कोई सोल्यूशन ब्लू लिटमस सोल्यूशन का हम अगर सोल्यूशन लेते हैं उसमें एसिड डाल लेते हैं, पहले हमने एक जार में सल्फ्यूरिक एसिड का ले लिया, फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, फिर नाइट्रिक एसिड का। तो हमने क्या देखा फिर मतलब ब्लू लिटमस का जो सोल्यूशन है वो दैट्स रेड, मतलब वो रेड में परिवर्तित हो जाता है। तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि जब भी कोई एसिड में हम कोई लिटमस सोल्यूशन डालते हैं तो क्या हो जाता है, उसका रंग ब्लू से लाल हो जाता है। तो ये क्या है हमारे पास जनरलाइजेशन है। और भी जैसे कि ग्रेविटेशन के लॉ है हमारे पास, जैसे कि कल भी हमने डिस्कस किया था ग्रेविटेशन के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो हम बच्चों को क्या करेंगे, कुछ चीजें ऊपर से नीचे की तरफ गिराएंगे, जैसे कि हमने पेन गिरा दिया, कोई डस्टर गिरा दिया, कोई चौक गिरा दिया, ठीक है, या फिर पानी गिरा दिया। तो हम क्या कहेंगे कि पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, जो क्या होती है इसकी गुरुत्वाकर्षण पावर, इसको हम कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है इंडक्शन के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये था आज हमारा टॉपिक। कल हम इससे रिलेटेड इसको आगे लेके चलेंगे और डिडक्शन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। डिडक्शन मतलब निगमन विधि है। ये क्या है, जो निगमन विधि है वो आगमन विधि की क्या है, पूरक विधि है, या मतलब विपरीत है, मतलब कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री है दोनों। और जब दोनों मिल जाती हैं, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव जो मेथड दोनों इकट्ठे मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच वो बन जाती है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।